हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अजय पवार। तो हमने सबसे पहले इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 1 शुरू किया था, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कल हमने पार्ट 2 को फिनिश किया था। आज हमारी बारी है पार्ट 3 की। आज हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कि कौन कौन से सेक्टर में कितने कितने डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके बारे में आज हम इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्होंने इंडिया में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए डेवलप किया था। तो चलिए हम अपनी पीडीएफ वाली स्क्रीन पर चलते हैं। अभी हम आ गए अपनी एनसीईआरटी वाली स्क्रीन पर। सबसे पहले हम कल वाला टॉपिक अपना रिवाइज कर लेते हैं, जो फॉरेन ट्रेड। हमने कल वाले टॉपिक में किया था जो इंडिया वो प्राइमरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर है, जैसे कि रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो एक्सेट्रा। और वो इंपोर्ट करता है फिनिश कंज्यूमर गुड लाइक कॉटन, सिल्क, वुलन क्लॉथ, कैपिटल गुड, वो भी ब्रिटेन से। और हमने देखा कि जो मोर देन 50% ऑफ इंडिया जो टोटल ट्रेड है वो ब्रिटेन के साथ था। और जो बाकी बच गया वो चाइना के साथ, श्रीलंका के साथ और ईरान के साथ था। और हमने ये भी देखा कि जो ब्रिटेन है उन्होंने इंडिया के ऊपर पूरा अपना कंट्रोल कर रखा था। और जो फॉरेन ट्रेड है वो इंडिया का सारा ब्रिटेन के हाथ में था, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो फूड ग्रेन्स है, क्लॉथ है और जो कैरोसिन है वो डोमेस्टिक मार्केट में अवेलेबल ही नहीं थे। सेकंड, हमने देखा कि जो इंडिया वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेट कर रहा था, जिसकी वजह से जो गोल्ड, सिल्वर और ऐसी चीज़ें जो एक्सपोर्ट में हेल्प करते हैं वो इंडिया में इनफ्लो नहीं हो रही थी, बल्कि वो यूज़ हो रही थी। उसके तीन जगह वो यूज़ हो रही थी। पहला था कि जो एक्सपेंसेस इंकर्ड होते हैं ऑफिस सेटअप के लिए ब्रिटेन में, उसके एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए सबसे पहले वो सरप्लस का यूज़ किया जाता था। दूसरा, हमने देखा कि जो वॉर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी दूसरी कंट्री के साथ, उसका जो एक्सपेंस होता है उसको बेयर करने के लिए उस सरप्लस को यूज किया जाता था। और थर्ड, हमने देखा कि जो अगर कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए पेमेंट करने के लिए जो ब्रिटेन है वो इस एक्सपोर्ट सरप्लस को यूज़ करती थी। उसके बाद हमने देखा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने स्वेज कैनाल को इंट्रोड्यूस किया था 1869 में, जिसका मेन मोटिव क्या था कि जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना और जो इंडिया की मार्केट है वो इजीली एक्सेस कर पाए, इसीलिए। फिर हमने नया टॉपिक किया जो 1.6, दैट इज डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और उसमें हमने देखा कि जो फर्स्ट सेंसस था वो 1881 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था। और वो बहुत ज़्यादा लिमिटेशन के साथ था, इसलिए वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं मांगे। फिर हमने ये भी देखा कि जो सेंसस है वो हर 10 ईयर बाद इंडिया में होता है। और 1921 से पहले जो इंडिया वो फर्स्ट स्टेज था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में, उसके बाद वो सेकंड स्टेज में आ गया, जिसके बाद से क्या हुआ, जो टोटल पॉपुलेशन है वो कभी डिक्लाइन नहीं हुई बल्कि इंक्रीज होती चली गई। फिर हमने इंडिया के कुछ सोशल इंडिकेटर्स देखे, जैसे ओवरऑल लिटरेसी रेट वो 16% से कम थी और फीमेल लिटरेसी रेट वो सिर्फ 7% थी। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ अनअवेलेबल थी और जहाँ पर अवेलेबल थी वो हाईली इनएडिक्वेट थी। और एयर और वाटरबोर्न डिजीजेस थी वो बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, रैम्पेट थी एंड बहुत ज़्यादा लाइफ को वो ले चुकी थी। और हमने देखा कि जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा आई थी, खासकर इन मोर्टेलिटी रेट जो है 218 पर 1000। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बहुत ज़्यादा कम थी, जो है 44 ईयर, बट नाउ इट इज़ 69 ईयर्स। तो कल वाले टॉपिक है हमने ये रीड किया था। आज हमारी बारी है 1.7 ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। During the colonial period, the occupational structure of India, that is distribution of working persons across different industries and sectors, showing little sign of change। तो यहाँ पे हमें ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन दे रखी है यहाँ से लेके यहाँ तक। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो इंडिया की जो वर्किंग फोर्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है तीन सेक्टर्स में, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर। तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई 2020 के एग्जाम में ये सीधा पूछा गया है और 21 के जो पेपर नहीं हुए पर उसका जो सैम्पल पेपर आया था उसमें भी इसके बारे में पूछा गया। तो सबसे पहले हम चलते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, हमने पहले भी देखा कि 85% जो पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड थी, पर 1947 तक आते आते वो डिक्लाइन हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा हाई थी, 70 to 75% पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड थी। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ओनली 10% जो पीपल है वो एम्प्लॉयड थे और सर्विस सेक्टर में 15 to 20% ओनली। उसके बाद अनदर श्रिंकिंग एस्पेक्ट वाज द ग्रोइंग रीजनल वेरिएंट। Part of the Madras Presidency comprising areas of the present day state of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala and Karnataka, Bombay and Bengal witnessed a decline in the dependence of workforce in agriculture sector.
तो यहाँ पे हमें दे रखा कि जो 1947 तक आते आते क्या हुआ कि जो वो पॉपुलेशन की जो वर्कफोर्स डिपेंड करती थी एग्रीकल्चर सेक्टर पे वो डिक्लाइन हो गई और अदर सेक्टर में इंक्रीज हो गई इन स्टेट्स में, इन दो रीजन में, वो है बंगाल और बॉम्बे। उस वक्त मद्रास बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो उसमें क्या क्या आता था, तमिलनाडु आता था, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका, इन सभी को मिला के उस वक्त का मद्रास बनता था। उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया इन 4 स्टेट्स में। उसके बाद हमने देखा कि जो देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द सेम टाइम इन सम स्टेट्स लाइक ओडिशा, राजस्थान एंड पंजाब। यहाँ पे बंगाल और बॉम्बे में तो रिड्यूस हो गया था एग्रीकल्चर सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में इंक्रीज हो गया था। पर कुछ स्टेट्स ऐसे भी थे जैसे ओडिशा, राजस्थान, पंजाब, इन सभी स्टेट्स में क्या हुआ कि जो वर्कफोर्स थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंड होने लग गई। तो इस वाले टॉपिक में इतना ही है, और ये पूरा पूछा जाता है कि आप इस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करिए, तो आपको ये पूरा लिखना है। तो अब हम आ जाते हैं अपना 1.8, वो इंफ्रास्ट्रक्चर। अब 1947 में हमें बताएंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या क्या हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था, वो सभी हम इस वाले टॉपिक में करेंगे। अंडर द कॉलोनियल रिजीम, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवे, पोस्ट, वाटरवेज, पोर्ट्स एक्सेट्रा, टेलीग्राफ डिड डेवलप। तो जब कॉलोनियल गवर्नमेंट का रूल था तो उन्होंने रेलवेज को, पोस्ट को, वाटरवेज को, पोर्ट्स को और इन सभी चीज़ों को, टेलीग्राफ को, इन सभी चीज़ों को डेवलप किया था। However, the real motive behind this development was not to provide basic amenities to people, but to रेप्सर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट। तो इसका जो मेन मोटिव था ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का, वो इंडिया की जो बेसिक जो पॉपुलेशन है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना नहीं था, बल्कि वो अपने मोटिव के लिए इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते थे। सबसे पहले हमें बताया गया कि रोड्स को उन्होंने क्यों डेवलप किया। रोड constructed in India prior to the advent of the British rule were not fit for the modern transport। जो उन्होंने रोड्स को बिल्ड किया था वो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट था, वो बहुत ज़्यादा हैवी होता था, वो उनके लिए बिल्कुल भी फिट नहीं थे। The roads that were built primarily serve the purpose of mobilizing the army within the India। तो ये वाला फर्स्ट रीज़न है क्यों उन्होंने रोड्स को डेवलप किया। तो रोड्स को डेवलप करने का पहला रीज़न किया है कि जो वो सर्व कर सके इस पर्पस को कि वो आर्मी है जो अपनी ब्रिटिश आर्मी है उसको इंडिया के अंदर मोबिलाइज कर सके, इंडिया के अंदर फैला सके। सेकेंड वाला रीजन क्या है, ड्रॉइंग आउट रॉ मटेरियल फ्रॉम कंट्री साइड टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और द पोर्ट्स टू सेंड देम टू फार अवे इंग्लैंड। तो दूसरा जो रीजन था वो क्या था कि वो इंडिया से रॉ मटेरियल को लेके और कंट्री साइड, यानी कि जो पोस्ट वगैरह साइड है, पोर्ट जहाँ पे होते हैं, शिप वगैरह जहाँ पे होते हैं, वहाँ पे उनको लोड करके वो उनको इंग्लैंड में ले जाते थे और वहाँ पे उन फिनिश गुड को बनाते थे और इंडिया में आकर बेचते थे। These always remind an acute shortage of all weather roads to reach out to the रूरल एरियाज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो यहाँ पे हमें लिमिटेशन दी गई है जो ब्रिटिश ने जो रोड्स को डेवलप किया था उसकी, कि जो रोड्स होते हैं उनकी जो मेंटेनेंस नहीं होती थी और वो ऑल वेदर रोड्स नहीं थे, मतलब उनपे मानसून वगैरह होता था तब वहाँ पे उनके ऊपर कोई जा नहीं सकता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप होते थे और उनसे क्या होता था कि जो रूरल एरियाज है वो वहाँ तक हमें पहुँचा नहीं जा सकता था। Naturally, therefore, people mostly living in these areas suffered during natural calamities and famines। तो उनकी वजह से क्या हो गया कि जो जो रूरल एरियाज में जो पीपल रहते थे वहाँ पे जो नेचुरल कैलामिटीज आती थी या फिर कोई फेमाइंस आती तो वहाँ पर फूड ग्रेन्स या फिर इम्पोर्टेंट जो मटेरियल है वहाँ तक नहीं पहुँचता था। तो यहाँ तक तो था रोड्स की बात। उसके बाद हम आते हैं रेलवेज। तो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेलवेज को क्यों इंट्रोड्यूस किया। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवे इन इंडिया 1850। तो ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलअप है कि ब्रिटिशर्स ने रेलवेज को इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया, 1850। और अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट ट्रेन कब चली थी, वो 1853 में चली थी, वो मुंबई से थाने तक। आगे चलते हैं। एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये पेपर में पूछा जाता है कि जो ब्रिटिशर्स का वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन कौन सा था, तो वो था रेलवेज, रोडवेज नहीं, रेलवेज। आगे चलते हैं। द रेलवेज अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन 2 वेज। अब हमें यहाँ पे बता रखा है कि जो इंडियन रेलवेज है उन्होंने जो इंडिया की इकोनॉमी है उसको कैसे अफेक्ट किया। उनको 2 तरीके से अफेक्ट किया। पहला, ऑन द वन हैंड इट अनेबल पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। तो पहले हमें बता रखा है कि जो रेलवेज है उससे जो पीपल है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते थे, इंडिया में कहीं भी जा सकते थे। और सेकंड क्या है, देयर बाय ब्रेक जियोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर वाइल। और अगर वो जाने लगे तो उसकी वजह से क्या होता है, जो कल्चरल बैरियर होता था या फिर कोई भी जियोग्राफिकल अगर कोई टेरिटरी आती तो
तो रेलवेज़ की हेल्प से जो जियोग्राफिकल बैरियर्स होते थे वो ब्रेक हो गए। और अनदर इम्पोर्टेंट रीज़न है, इट फोस्टर कम्युनिकेशन of Indian agriculture while adversely affected the self-sufficiency of the village economies in India। अब ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो रूरल एरियाज था वहाँ से फूड ग्रेन्स को लेके और रेलवेज में उनको लोड करके और उसको कंट्री साइड में ले जाके और उनको इंग्लैंड में बेच देते थे, जिनकी वजह से जो फूड सफिशिएंसी है इंडिया की वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी और वहाँ पे फेमाइंस और फ्लड वगैरह आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो गई थी। The volume of India's export undoubtedly expanded, but its benefit rarely accrued to the Indian people। जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, पर हमें यहाँ पे ये बता रखा कि जो उसका बेनिफिट है वो इंडियन लोगों को नहीं मिला। तो इस लाइन में हमें बता रखा कि जो रेलवेज के डेवलपमेंट से जो इंडियन पीपल का कोई भी जो गेन हुआ रेलवेज की वजह से, वो उस जो उनसे जो नुकसान हुआ उससे बहुत ज़्यादा था। क्योंकि अगर रेलवे से अगर हम कल्चरल बैरियर को तोड़ सकते थे, तो जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने यहाँ से जो फूड है उनको ले जाकर सेल्फ सफिशिएंसी भी डिक्रीज कर दी थी, जिसकी वजह से जो उसका लॉस है वो ज़्यादा था और जो सरप्लस है या फिर गेन है वो बहुत ज़्यादा कम था। Along with the development of roads and railways, the colonial dispensation also took measures for developing the inland trade and sea lanes। तो हमें यहाँ पे बता रखा कि जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने रोड को डेवलप किया, रेलवेज को डेवलप किया, पर उन्होंने और क्या सोचा कि हम इनलैंड ट्रेड, जैसे कि कोई भी रिवर होते हैं उसके अंदर से ट्रेड करने के लिए इनलैंड ट्रेड बोलते हैं उनको, और सी लेन्स को भी डेवलप करने का सोचा। However, these measures were far from satisfactory। तो हमें यहाँ पे बता रखा कि जो ये मेजर्स इन्होंने लिए इनलैंड ट्रेन को डेवलप करने के लिए या फिर सी लेन को बनाने के लिए, वो जो रिजल्ट था वो सेटिस्फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा दूर था। द इनलैंड वाटरवेज एट टाइम ऑल्सो प्रूवन अनइकोनॉमिकल एज इन द कोस्ट ऑफ कोस्टल कैनाल ऑन द ओडिशा कोस्ट। तो यहाँ पे कह रखा कि जो इनलैंड वाटरवेज थी उस टाइम पे वो अनइकोनॉमिकल थी, बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता था और कॉलोनियल गवर्नमेंट के पास इतना नहीं था। और वो कहाँ से जाती थी, कोस्टल कैनाल से जाती थी जो ओडिशा कोस्ट पर है। Though the canal was built at a huge cost to the government and checker, yet it failed to compete with the railways। तो जो कैनाल है वो बिल्ड की गई बहुत ज़्यादा कॉस्ट के साथ, बट जो वो रेलवेज के साथ वो compete नहीं कर पाई। The introduction of the expensive system of electric telegraphs in India similarly served the purpose of maintaining law and order। तो हम यहाँ पे बता रखा कि जो इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ है वो डेवलप किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में, तो उसका पर्पस क्या था कि वो जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन कर सके इंडिया में। द पोस्टल सर्विसेज ऑन द अदर हैंड डिस्पाइट सर्विंग अ यूजफुल पब्लिक पर्पज, जो पोस्टल सर्विसेज है वो यूज की जाती थी ताकि वो पब्लिक पर्पजेज को फुलफिल कर सके, इनएडिक्वेट। तो ये भी इनएडिक्वेट हुई। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। फर्स्ट चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आपको नोट्स चाहिए तो आप वीडियो के एंड में जाकर उनको ले सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम अपने फ्लो चार्ट्स पर चलते हैं ताकि आप और अच्छी तरह से समझ सकें। सबसे पहला फ्लो चार्ट है इंडिया के ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर, इसमें सबसे ज़्यादा वर्क फोर्स है जो एम्प्लॉयड थी, और इसमें 70 to 75% ऑफ द वर्क फोर्स इज एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। सेकेंड है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसमें सिर्फ 10% जो पॉपुलेशन है वो एम्प्लॉयड थी। थर्ड है सर्विस सेक्टर, इसमें 15 to 20% जो पॉपुलेशन है वो एम्प्लॉयड थी। उसके बाद क्या आया, एक शिफ्ट आया जिससे क्या हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें शिफ्ट हो गया एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर। जिस कौन सी स्टेट में हुआ, बॉम्बे और बंगाल। और बंगाल और मद्रास में उस वक्त क्या क्या आते थे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका। दूसरा क्या हुआ, एक और शिफ्ट हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर से लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में चले गए। कौन कौन सी स्टेट्स में, वो थे पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे। अब हम आ गए अपने सेकंड फ्लो चार्ट पे, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो ब्रिटिशर्स ने डेवलप किए थे। सबसे पहले रोड्स किस लिए डेवलप हुए थे कि जो आर्मी है वो इंडिया में मोबिलाइज कर सके, हर जगह एलोकेट कर सके। और सेकंड है जो रॉ मटेरियल इंडिया से ड्रॉ आउट कर सके और वो पोर्ट्स में जाकर इंग्लैंड को बेच सके। सेकंड है रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया 1850 में, और इसका मेन मोटिव था कि जो पीपल है उसको कल्चरल बैरियर्स है उनको जो ब्रेक करना, और जो लॉन्ग डिस्टेंस है जो पीपल कवर नहीं कर पाते थे उसको कवर करना। और फर्स्ट ट्रेन चली थी 1853 में। और अदर कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया वो पोस्टेज सर्विसेज और इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ्स और पोर्ट्स एक्सेट्रा।
तो आज वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं और ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिलअप एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर सीबीएसई में आए हैं, प्रीवियस ईयर सीबीएसई क्वेश्चन पेपर्स में आए, अगर आपको वो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।